ये मूड स्विंग्स क्या होता है और इतने अचानक से क्यों आते हैं? कि आपके इमोशंस को जब आप दबाते हो वो एक स्प्रिंग की तरह हो जाते हैं जिसे आपने दबा तो दिया। उस लड़की ने इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया ब्रेकअप के वक्त पे, इसका पूरा सेल्फ एस्टीम तोड़ दिया, इसको बोला तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। हम लोग खुद भी तो कंटिन्यूअस सेल्फ क्रिटिसिज्म सेल्फ कंपैरिजन मोड पे रहते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया आने के बाद में। उसका स्टोरी देख लिया, उसका क्या मस्त लाइफ है, वो एंजॉय कर रहा है, वो सक्सेसफुल है, वो ये है, वो है। व्हाट आर सम साइंस ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप? आई हैव हैड केसेस प्रतिका जहाँ 10 साल ऑफ लव मैरिज के बाद दे वर नॉट वांटिंग टू स्टे विद ईच अदर बिकॉज दे बोथ फाउंड अदर पार्टनर्स। आई डोंट थिंक आपको बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स बनने की ज़रूरत है। और मेरा एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, हु आर यू क्लोजेस्ट टू? एंड द आंसर, किसी के साथ नहीं। और ये सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ बढ़ रहा है। ही इज़ ऑलमोस्ट इन अ सेल्फ हार्म मोड। एक साथ 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट देखना हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हमने आपके लिए 2 और चैनल्स बना दिए हैं, शॉर्ट्स के लिए और क्लिप्स के लिए। पूरे पॉडकास्ट में जो बेस्ट पार्ट होता है हम उसे क्लिप्स में डाल देते हैं, और अगर आपको शॉर्ट्स कंज्यूम करना पसंद है तो हमारे शॉर्ट चैनल में भी जाकर आप देख सकते हो। प्राची, वेलकम टू द पॉडकास्ट। इट्स माई ऑनर, थैंक यू। प्राची, वाई साइकोलॉजी? Why not psychology? I feel, we are dealing with the human brain, behavior, people on an everyday basis. So why not psychology is my question to all. प्राची, आपने अपना होम टाउन छोड़ा, साइकोलॉजी को परस्यू किया, ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है। व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड एट दैट पॉइंट? Pritika, I was very clear. Somehow, I think in my class 9th or 10th, while studying commerce and coming from a commerce background, both my parents are CAs. So definitely, again being a Marwadi, coming from a CA background, that was the natural course that I was expected to follow. But while I was studying commercial studies in class 9 and 10, it did not interest me at all. Okay. It just felt the utmost bore thing that I was doing. So बस वो आई थिंक नेचुरली वही आया फ्लो में कि यार अगर कॉमर्स नहीं करना है तो क्या सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम कर सकते हैं। एंड पीपल, इंटरेक्टिंग विद पीपल, उनको देखना, ऑब्जर्व करना, उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये तो एक माइंडसेट था। बट अगेन गोइंग बैक थोड़ा अगर मैं पीछे जाऊँ तो मेरे पेरेंट्स मुझे बताते कि बचपन से मैं हमेशा डॉक्टर सेट से ही खेलती थी। एक डॉक्टर सेट टूटता, फिर नया आता, फिर दूसरा टूटता हुए। मैंने कभी डॉल हाउसेज या उससे खेला ही नहीं, बॉल कुछ भी नहीं, सिर्फ डॉक्टर सेट्स। तो आई थिंक शायद इट वाज मेंट टू बी। आई चोज़ कि ठीक है, इफ़ इवेंचुअली 10-12 में आते आते तक इट जस्ट वेंट विद द फ्लो एंड माई पेरेंट्स वर वेरी वेरी सपोर्टिव। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर कॉमर्स नहीं तो फिर आप वो करो जिसमें आपका दिल लगता है और आप पैशनेटली उसको कर पाओ। एंड जब उन्होंने पूछा क्या, तो मैंने कहा लोगों से रिलेटेड कुछ और कुछ ऐसा जहाँ वो एक पता नहीं मुंह से निकला कि डॉक्टर पेशेंट कुछ ऐसा करना है। तो उन्होंने फिर हम सब बैठ के डिस्कस किया, वी थॉट कि नहीं, साइकोलॉजी इज़ द थिंग। एंड अगेन अ वेरी स्ट्रेंज इंटरेक्शन टू दैट हैपेंड। जब मैं समर वेकेशंस में जनरली हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो मैं ट्रेन में जा रही थी अपने नानी घर और वहाँ पे हमें एक डॉक्टर मिले इंसिडेंटली ट्रेन पे। तो ऐसी कैजुअल कॉन्वर्सेशन में उन्होंने पूछा कि अच्छा अब आपको क्या करना है आगे, व्हाट इज़ योर प्लान। बातों बातों में मैंने बोला कि कुछ पीपल रिलेटेड करना है, पता नहीं क्या, बट कुछ इसमें ही मन है। आई डोंट नो व्हाट, आई थिंक इट वाज गॉड सेंड, बट ही वेरी इंटरेस्टिंगली सेड कि बेटा आप कुछ भी करो, मेरी 2 बातें याद रखना फ्यूचर में, कि ऐसी फील्ड लेना जो आज रेलिवेंट नहीं हो बट आज से 10 साल बाद उसकी वैल्यू हो, और ऐसी फील लेना, मैं आपकी पर्सनालिटी देख पा रहा हूँ जहाँ लोग आपके पास आए, आपको लोगों के पास जाना नहीं पड़े। आई थिंक दीज 2 लाइन्स जस्ट स्टेड विथ मी। वो ऐसे पत्थर पे ऐसे लकीर जैसे छप गया। एंड उसके बाद बहुत क्लियर हो गया था, साइकोलॉजी इज़ दी सब्जेक्ट। आज लोग नहीं समझ रहे उसको, बट आज से 10 साल बाद ज़रूर समझेंगे। एंड हियर वी आर टुडे, आई थिंक आज सब समझ रहे हैं साइकोलॉजी की वैल्यू। आई एम सो ग्लैड कि अभी ये मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी, ये सब कन्वर्सेशंस कॉमन होने लग गए हैं, घरों में होने लग गया है। देयर वाज अ पॉइंट विच वाज नॉट, मतलब इसके बारे में कोई बातें नहीं करता था। बिल्कुल। लाइक मैंने अपने अगर दादी माँ को, चाची को, मम्मी को, किसी को भी पूछूं तो वो लोग सिर्फ इतना ही बोलते हैं, हाँ जी घबराता है। या जब भी उनसे पूछना ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था, कभी हुआ था, तो सबके लाइफ में देयर वाज सम पॉइंट, एट सम पॉइंट, जहाँ पे वो लोग एंजाइटी से गुजर रहे थे, पर उनको पता ही नहीं था कि ये एंजाइटी है
है, इसको हाँ डिफाइन ऐसे करना है, इसको कोप हाँ कैसे हाँ करना है। बस, मारवाड़ी है तो मार तो हाँ जी घबरा, तो बस हाँ वही हाँ चीज़ है कि हाँ जी हाँ घबराता था, हाँ धड़कन बढ़ जाती थी, हाँ धड़कन हाँ उठने लगी, बस ये हाँ, 2 ही चीज़ सुनने को बस मिलता है। करेक्ट करेक्ट। नाउ आई एम सो ग्लैड दैट वी आर रिकॉग्नाइजिंग इट, समझ रहे हम्म, हैं प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, यस, और हम लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं ताकि और लोग भी इस चीज़ को एब्सोल्युटली समझें। एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक कोविड का भी एक काफ़ी रोल रहा है इसमें, क्योंकि कोविड में जब सब घर पे बैठे थे और इंटरेक्शंस लोगों ने आपस में चालू करी, काफ़ी बच्चे आके अपने पेरेंट्स को बोले, एंड आई थिंक थैंक्स टू द टीनेजर्स कि उन्होंने ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया अपने पेरेंट्स के साथ कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, या मुझे पैल्पिटेशंस हो रहा है, या मुझे एंग्जाइटी हो रही है। और तब पेरेंट्स का ध्यान गया कि अच्छा ये भी कुछ है। एंड दैट इज़ द टाइम आई थिंक मेरे पास मैक्सिमम लोगों ने अप्रोच किया कि शायद मुझे भी ये हो रहा है, क्या ये इससे रिलेटेड है। आई टोटली रिलेट टू दैट। कोविड वॉज द पॉइंट हम्म, जहाँ पे सबको मेंटल हेल्थ में सबसे ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे, एंड करेक्ट। ऑफ कोर्स देयर वाज रीजन फॉर दैट। आई स्ट्रेटली गो इनटू योर एक्सपर्टी। आपकी एक्सपर्टी में मैं जानना चाहूँगी, और कुछ कोर क्वेश्चंस है जो बहुत टाइम से मेरे ऑडियंस भी जानना चाहती है, सब कोई, और मैं भी एब्सोल्युटली। जानना चाहती हूँ। एक तो मूड स्विंग्स को लेकर, ये मूड स्विंग्स क्या होता है और इतने अचानक से क्यों आते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एंड जैसे आपने बोला कि सबसे कॉमन बीट इन एनी एज ग्रुप, और जनरली इसको भी ना काफ़ी ऐसा स्टिग्मेटाइज कर दिया गया है कि ओ अच्छा यूर अ फीमेल, हाँ मूड स्विंग्स तो होगा ही। बट सबसे पहले तो मैं ये मिथ डिबंक करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल को ही मूड स्विंग्स होता है। बीट दैट यूर अ मैन और अ वुमन, अ बॉय और अ गर्ल, आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं। मूड स्विंग्स के अगेन बहुत रीजंस होते हैं। एंड अगेन इफ़ यू आर अ चाइल्ड या आप कोई अडल्ट हो, किसी को भी ये मूड स्विंग्स हो सकता है। आजकल बच्चों में तो बहुत फ्रीक्वेंटली मूड स्विंग्स देखा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप टीनेजर हो तो ही होगा। तो डेफिनेटली मूड स्विंग्स के बहुत रीजंस होते हैं। आपके बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस चल रहे हो, अगर आप मेडिकेशंस पे हो, आपके लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट है, आप उससे उभर के बाहर आ रहे हो, आपका सपोर्टिव सिस्टम कैसा है जो आपके आसपास है, आप उससे कितना हेल्प ले पा रहे हो, वो सब कुछ डिफाइन करेगा कि कितने फ्रीक्वेंसी में आपको मूड स्विंग्स आ रहा है, या आप उस मूड स्विंग्स में कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कैसे उसको डील कर पा रहे हो। और इफ़ एट ऑल अगर आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, वो आपको आपकी पर्सनालिटी के बेस्ड पे आपको बता रहे कि आपको इस तरीके से हैंडल करना है आपका मूड स्विंग्स। बिकॉज अगेन कोई एक फिक्स्ड रेमेडी नहीं है, हर किसी की पर्सनालिटी बहुत यूनिक है। तो हमारा फोकस रहता है आपकी पर्सनालिटी समझ के आपको किस इंटेंसिटी से मूड स्विंग्स आ रहे हैं, आपका एज ग्रुप क्या है, उस हिसाब से आपको रेमेडी देना। ओके। हम्म कभी कभी ऐसा भी होता है सब कुछ सही चल रहा है ज़िंदगी में, फिर भी रोना आ जाता है, हम्म क्यों? सप्रेस्ड इमोशन, सप्रेस्ड फीलिंग। लाइफ में सब बहुत बढ़िया है, आप सक्सेसफुल हो, आपके पास एक अच्छी फैमिली है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं कुछ पास्ट ट्रॉमा, कोई पास्ट इवेंट जो उस मोमेंट पे आपने एक्सप्रेस नहीं किया, आपने अपने अंदर दबा लिया, या सोसाइटी के डर से, या सपोर्ट एनवायरनमेंट नहीं था, या उस मोमेंट पे आपको ऐसा लगा नहीं मुझे स्ट्रांग रहना है, मुझे ये सिचुएशन को आई हैव टू बी लाइक द मैन ऑफ द आवर एंड सो ऑन, तो आपने उस मोमेंट पे उस इमोशन को फेस ही नहीं किया, कहीं बहुत अंदर दबा दिया। और मैं जनरली अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आपके इमोशंस को जब आप दबाते हो, वो एक स्प्रिंग की तरह हो जाते हैं जिसे आपने दबा तो दिया, बट जब आप छोड़ोगे, और कितनी देर पकड़ के रखोगे, तो जब आप छोड़ोगे तो वो डबल इंटेंसिटी के साथ पॉप करेगा। अब उसकी टाइमिंग हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो लाइफ में सब सही होते हुए भी वो जो एक सडन आउटबर्स्ट होता है, एक सडनली आप ओवरवेलमिंग फील कर रहे हो विदाउट एनी रीज़न, रोना आ रहा है, इज़ बिकॉज देयर वाज सम सप्रेस्ड इमोशन जो उस मोमेंट पे बाहर आया। ओके। सो इसका मतलब कि जब इमोशन आते हैं हम लोग को उसी टाइम उसको एड्रेस करना चाहिए। 100%, एनी इमोशन, बीट एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, रेज, डिसगस्ट फीलिंग, जो भी आपकी फीलिंग है, जो भी आपके रेंज ऑफ इमोशंस है, आपको कोशिश करना है कि आप उसको उसी मोमेंट पे रिस्पॉन्ड करें, ना कि रिएक्ट करें, जो कि आजकल सब बोलते हैं। और अगर आपको लग रहा है आप उस मोमेंट पे इमीडिएटली नहीं डील कर पा रहे, कई बार आप फ्रीज हो जाते हो, आप ब्लैंक हो जाते हो, आप नहीं समझ पा रहे हो कि क्या करना है, उस मोमेंट पे आप फिर भी एक बार रहने दो, बट इमीडिएटली आफ्टर दैट टेक अ ब्रेक, सिट डाउन विथ योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ कि क्या हुआ अभी, मुझे क्या इमोशंस मैं फेस कर रहा हूँ,
क्या फ़ील कर रहा हूँ, मुझे क्यों ऐसा अनकंफर्टेबल लग रहा है। सिट विथ योरसेल्फ, आस्क। आपको खुद के साथ भी उसके जवाब नहीं मिल रहे हैं, इफ़ यू हैव अ फ्रेंड और अ पार्टनर जो भी जिसके साथ आप बात कर सको, उनके साथ बैठ के समझने की कोशिश करो। वो एनवायरनमेंट भी नहीं है, तब आप एक थेरेपिस्ट के पास जाओ और उनके साथ डील करने की कोशिश करो कि आज मेरे साथ ये इवेंट हुआ, मुझे ऐसा ऐसा फ़ील हो रहा था, मुझे नहीं समझ आया क्या करना है, पर अब ये इमोशन मेरे अंदर है, मैं इसको कैसे डील करूँ। बट उसको उसी टाइम कोशिश करिए कि उसको डील करके ख़त्म करिए, ताकि इन फ्यूचर वो आपको फिर बॉदर नहीं करे। आपने अभी-अभी बोला कि हम लोग किसी भी सिचुएशन को या रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं। आप इसको किसी एग्ज़ाम्पल के साथ समझा सकते हो? आपने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करी, आपने किसी को टाइम दिया, वो आए उस मोमेंट पे, अगर वो किसी भी रीज़न से लेट है, आपके पास 2 चॉइस होती है। आप रिएक्ट कर सकते हो उस सिचुएशन में कि यार ये क्या मतलब है, आपको तो एक टाइम दिया था, आप बहुत लेट आए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। या हम उस सिचुएशन को समझ सकते हैं, 2 मिनट पॉज़ कर सकते हैं और पहले पूछ सकते हैं कि आर यू ओके? क्या रास्ते में कोई ट्रबल था? इज़ देयर अ प्रॉब्लम? और फिर अगर वो बोलते हैं हाँ जेन्युइनली कुछ ये रीज़न से, देन वी रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। बट अगर हमें लगता है कि अच्छा नहीं, कोई मेन रीज़न नहीं रहा था, देन वी कैन पुट अक्रॉस अ पॉइंट कि बस आप थोड़ा सा टाइम मेंटेन करते तो हमारे लिए ईजी होता। बट ये है रिस्पॉन्स बाय अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन सिचुएशन ऑल्सो एंड पुटिंग अक्रॉस योर पॉइंट। आपने अपनी भी बात रखी और दूसरे को भी समझा। रिएक्शन इज जस्ट वेयर आपने बस बिना सिचुएशन समझे, बिना एनालाइज किए, बिना उनको एम्पथाइज किए, आपने सिर्फ अपना रिएक्शन दे दिया, बिना अपने इमोशंस को भी हैंडल करे। तो अकॉर्डिंग टू दिस आंसर, इज इट राइट टू से कि जो हम लोग सुनते हैं इनके बहुत शॉर्ट टेम्पर है, ऐसे लोगों का सुनते हैं, वो लोग ज़्यादा रिएक्ट करते हैं देन रिस्पॉन्ड? शॉर्ट टेम्पर्ड वर्ड मैं इसको लेके थोड़ा बोलना चाहूँगी कि आपने देखा होगा आपके भी कॉलेज डेज़ में या स्कूल डेज़ में, जब हम वो स्लैम बुक भरते थे, तो उसमें जब लिखते थे कि डिस्क्राइब योर सेल्फ, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यूज टू राइट कि हाँ मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। कहीं ना कहीं हमने आई थिंक एज अ सोसाइटी इसको एज अ प्राइड या एक्सेप्टेंस लेवल पे भी ले आए कि हाँ मैं हूँ शॉर्ट टेम्पर्ड। बट आई थिंक हमें ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम प्राइड लेके बोल सके कि या यू नो व्हाट, आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। ये ऐसी चीज़ है जो हमें ऐसे बोलना चाहिए कि मैं हूँ शॉर्ट टेम्पर्ड बट आई एम रियली ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, या मैंने बहुत इंप्रूवमेंट करी, आई हैव कम अ लॉन्ग वे। बट लोग उतना बोल के रुक जाते हैं। आज भी मेरे पास जब बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और मैं उनको बोलती हूँ अच्छा आप अपने बारे में कुछ बताइए, प्रॉबली समटाइम्स द फर्स्ट थिंग दैट दे से इज यू नो व्हाट, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, फुल स्टॉप। एंड आई एम लाइक ओके, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहा है, या आपने कैसे वर्क करने की कोशिश करी, आपने क्या रियलाइज़ करा इसकी वजह से? नहीं बस मैं ऐसा ही हूँ, मैं हमेशा से ऐसे ही रही हूँ, या मेरे फैमिली में एवरीवन इज शॉर्ट टेम्पर्ड तो इट इज़ दैट। सो आई थिंक वो बहुत कैजुअल हो चुका है, एंड वो कैजुअल नहीं है। इट शुड नॉट बी समथिंग विच इज़ कैजुअल। सो दैट इज़ माई पॉइंट कि शॉर्ट टेम्पर्ड हमें उसको कैजुअल नहीं करना है। इन अ वे ये भी बोल सकते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड एंड इम्पेशेंट वाला चीज़ सिमिलर है। तो इसका भी कोई ट्रिगर होता है क्या? ऐसे लोग बड़े होके मतलब इम्पेशेंट हो जाते हैं? 100% रिलेशन तो नहीं है, बट वेरियस फैक्टर्स अगेन होते हैं। इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपने आपके फैमिली में लोगों को देखा है जो बहुत जल्दी सिचुएशंस पे इम्पेशेंट हो जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, या अगेन एंगर इश्यूज़ में उसको एंगर इश्यूज़ के साथ उसको डील करते हैं, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है। बट साथ ही साथ आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग भी एक पॉइंट के बाद आती है। आप अगर चाहो तो उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो या बदल सकते हो, तो वो आपके ऊपर है। राइट। प्राची, आपके पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं ऑन डेली बेसिस। व्हाट इज़ द एज ग्रुप जो सबसे ज़्यादा आपके पास अभी आ रहा है? फॉर द लास्ट आई थिंक नॉट इवन 1 ईयर, आई थिंक पोस्ट कोविड से मैं अगर डिफाइन करूँ तो इट इज़ मोस्टली 8 to 10 years से लेके इट इज़ 50-55 प्लस। दैट इज़ दी मेजर एज ग्रुप दैट इज़ कमिंग टू मी। और अगर उसमें और नैरो डाउन करना है तो इट इज़ बिटवीन अगेन 8 to 25-30 years of age। या 8 to 10 क्यों आते हैं? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। कृतिका, अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास 4 साल के बच्चे को भी लाया गया है, 6 साल के बच्चे को भी लाया गया है, एंड लाइक आई सेड 8 to 10 तो बहुत कॉमन एज ग्रुप है जो अभी मेरे पास आ रहे हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड।
क्या ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स आपको लेकर आते हैं वो? मोस्ट रिसेंट अगेन पोस्ट कोविड जो हम्म। हमारे इश्यूज आ रहे हैं हमारे सामने इज़ कंसंट्रेशन इश्यूज कि पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या बिहेवियरल इश्यूज की बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है, या बहुत जल्दी बच्चे को गुस्सा आ जा रहा है, दादा दादी ने कुछ बोल दिया तो गुस्सा कर रहे हैं, मम्मी पापा बोल रहे हैं, या ट्यूशन टीचर्स के साथ फ्रेंड्स के साथ बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है, तो वो एक बिहेवियरल इशू हो रहा है। या फिर एकदम साइलेंट हो जा रहा है बच्चा, वो कुछ भी बात नहीं करना चाह रहे हैं, पेरेंट्स बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लग रहा है क्या रैगिंग हो रही है, बुलिंग हो रही है, कोई इशू है, बट बिल्कुल ओपन अप नहीं कर रहा है बच्चा। तो वो रीज़न से भी पेरेंट्स आते हैं कि शायद हमें नहीं बता पा रहा है, आपको बता दे या आप समझ पाओ कि क्या रीजंस है। तो बहुत इश्यूज़ है, और कंसंट्रेशन इश्यूज़ तो डेफिनेटली है, बिकॉज अगेन कोविड में बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था, आपकी सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई, सब कुछ वर्चुअल था, टीचर्स भी पीपीटी मोड के थ्रू पढ़ा रहे थे या वीडियोस दिखा रहे थे, तो वो बहुत फास्ट था, कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट यू नो। बट जैसे ही वापस ऑफलाइन मोड में आए, बहुत लाइफ स्लो डाउन हो गई। लैपटॉप पे बहुत जल्दी जल्दी क्लासेस हो रही थी, जूम मीटिंग ज्वाइन किया, फटाफट टीचर ने पढ़ाया, ख़त्म हो गया। इट वाज वेरी टेक इंटरेस्टिंग थिंग, जो बच्चों को भी काफ़ी फ़न लग रहा था। सडनली बैक टू स्कूल डेज, जहाँ फिर आप क्लासरूम में बैठे हो, टीचर आ रही है, फिर होमवर्क हो रहे हैं, वो फास्ट लाइफ से वापस से स्लो में आना, तो वो एकदम से कंसंट्रेशन ब्रेक हो जा रहा है। अब वो 10 मिनट से ज़्यादा बोर्ड की तरफ टीचर्स के जो पढ़ा रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे। तो वो एक शिफ्ट भी काफ़ी मेजर रीज़न है। एंड ऑफ कोर्स 1-2 साल पूरा कोविड में घर पे रहना, एंड सडनली फिर स्कूल में जाना, फिर सोशल लाइफ में अडेप्ट करना, काफ़ी बच्चों के लिए वो प्रॉब्लमैटिक रहा है। तो या आई वुड लाइक टू आस्क अ पर्सनल क्वेश्चन हियर। मेरे बच्चे अभी 10 साल के हैं, ट्विंस है, सो वेरी सून अभी वो टीनेज में जाने वाले हैं। Right. और मेरे जितने भी जान पहचान वालों हैं, सब ने मुझे बहुत डरा कर रखा हुआ है कि टीनेज पीरियड सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के साथ में विद पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। सो गिव अस सम टिप्स इफ योर चाइल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स टीनेज, तो फिर हम लोगों को क्या बिहेवियर चेंज करना चाहिए? वॉट एवर टिप्स यू वांट टू गिव टू अस। डेफिनेटली this is my personal belief, and I always little bit based with how I have practiced till now with my clients. पहला तो मैं सबसे पहले पेरेंट्स को बोलती हूँ कि अभी जो I don't know why but ये अगेन ट्रेंडिंग है कि आप अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओ, एंड you become their best friends. I don't think आपको बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स बनने की ज़रूरत है। आपको अपना पेरेंटिंग अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास दोस्तों की कमी नहीं है, उनके पास दोस्त को क्लोज फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स वो सब है, उनके पास माँ बाप तो एक ही है। तो आप उनके माँ बाप बन के ही रहोगे, बट हाँ आपकी पेरेंटिंग स्टाइल विल डेफिनेटली चेंज। जो जहाँ आप एज अ लेट्स से पेरेंट फॉर अ टॉडलर चाइल्ड, आप अगर उनको मतलब लेट्स से आप सर्टेन इंस्ट्रक्शन बेस्ड पेरेंटिंग कर रहे थे कि अच्छा उठो, अभी टाइम से आपको स्कूल जाना है, आप अपनी रूटीन जमा लो, या खाना खा लो, या ट्यूशन टीचर आने वाली। इट वाज अ लिटिल इंस्ट्रक्शन बेस्ड, इट वाज अ लिटिल प्लेफुल एंड मिक्स्ड विद दैट। हाउएवर अब टीनेज में आते आते आपको थोड़ा फ्रेंडली अप्रोच रखना होगा। हैविंग अ फ्रेंडली अप्रोच एंड बीइंग बेस्ट फ्रेंड्स इज़ डिफरेंट। जब आप बेस्ट फ्रेंड्स हो जाते हो, कई बार हम ये माइंडसेट के साथ जाते हैं, हाँ ओके आई विल बी कूल एंड मैं बेस्ट फ्रेंड्स जैसा रहूँगा बच्चों के साथ। जैसे ही बच्चे आपको फर्स्ट टाइम ओपन अप करते हैं, व्हाट, आज मैंने हुक्का लिया, आज मैंने वेप लिया, या कुछ भी इस तरह का, या मेरे कॉलेज में या स्कूल में ये डिस्कशन हुआ, आप बेस्ट फ्रेंड की तरह रिएक्ट नहीं कर पाते हो। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, बॉडी एक्सप्रेशन, कई बार आप बोल देते हो व्हाट आर यू सेइंग, दिस इज़ नॉट अलाउड। तो इमीडिएटली बच्चा को लगता है यार बोला तो था बेस्ट फ्रेंड है, यही सोच के यही ट्रस्ट करके मैंने बता दिया, बट इन्होंने तो बिहेव नहीं किया, ये तो आज भी पेरेंट ही है। फिर वो दोबारा आपको बताएंगे नहीं, उनका ट्रस्ट ब्रेक हो गया। एज अ बेस्ट फ्रेंड फिर आपने ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। या तो आप उतने कॉन्फिडेंट हो कि आप इस तरह के कॉन्वर्सेशंस या किसी भी तरह के कॉन्वर्सेशंस उनके साथ कर सकते हो, प्लीज़ देन गो हेड एंड हैव दैट अप्रोच। बट अगर आप खुद में श्योर नहीं हो, आपको भी लग रहा है कि यार मैं भी नहीं श्योर हूँ, प्लीज़ गो अहेड एंड हैव अ वेरी फ्रेंडली अप्रोच। टीनेज के टाइम पे आप उनकी बातें सुनो, इंस्ट्रक्शन देने के पहले उनसे पूछो उनको क्या फील हो रहा है, उनके साथ एवरी डे बैठो,
talk to them in general about what's happening with them, how they are feeling, is there anything that they're feeling in their body, because hormonal changes भी हो रहे हैं. If they're boys, you know, if they're developing mustache या कुछ beard आ रहा है, स्कूल में क्या बच्चे आपको छेड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं. If they're girls, talk to them about, you know, menstruation and other things, facial hair, again a lot of things. So be very open to them, have conversation जो आप बहुत openly कर सको, friendly तरीके से कर सको, but उन conversation में आप कम बोल रहे, आप सुन ज़्यादा रहे, ताकि आप समझ सको कि वो क्या बोल रहे. तो generally मेरी ये advice रहती है for teenage parents कि आप समय दो, you have to give time. आप जब समय दोगे, उनके साथ बैठोगे, उनके साथ बात करोगे, कई बार ऐसा होगा कि they will push you away. And you know, they'll be like, no, I don't want to talk today. Yeah, please give me some space. I want my me time. Abhi again, you know, this is the thing that, you know, you want your me time. आप एज पेरेंट्स उनसे ऑफेंड मत हो जाओ कि यार ये क्या है, मी टाइम क्यों चाहिए, हमें हमारे टाइम पे तो नहीं होता था. प्लीज़ डोंट कीप ब्रिंगिंग योर टाइम इन बिटवीन. आपका समय, आज का समय बहुत अलग है. एंड वो बच्चे आज सुनना नहीं चाहते कि आपके समय में आपने क्या किया था. डेफिनेटली व्हेन दे विल बी इन योर एज उनको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, बट आज वो नहीं इंटरेस्टेड है. डोंट ब्रिंग अप द कॉन्वर्सेशन, हम तो ये करते थे, हमारा ये. आप क्या करना चाहते हो? अच्छा, यू वांट अ ब्रेक, यू वांट सम टाइम आउट, ठीक है, आपको मी टाइम चाहिए, आप 10 मिनट मी टाइम लो, आधा घंटा लो, बट देन लेट्स सिट डाउन एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन. चलो एक आइसक्रीम खाते हैं साथ में, चलो एक वॉक पे चलते हैं साथ में, एंड एंगेज देम इन कॉन्वर्सेशन. धीरे 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 वो अपने आप ओपन अप हो जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे, एंड दिल बी, you know, very smooth in talking with you. वो सब कुछ शेयर करेंगे. I'll remember all of these points. They are growing up. अभी तो सब friendly वाला vibe है, but I can understand कि धीरे धीरे ये change होने लगेगा. Correct. Yeah. So I've been really lucky. My parents have never compared me. हम लोग, मेरे 2 भाई, हम लोग कभी किसी को कंपेयर, वो वाला चीज़ शुरू से ही नहीं था. बट मैंने ये दूसरों में बहुत देखा है कि पेरेंट्स कंपेयर करते हैं. मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो पेरेंट्स कंपेयर करते हैं तो वो बच्चे पे क्या इम्पैक्ट छोड़ता है? काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है. मैं ये नहीं बोलूँगी कि कंपैरिजन कोई नई चीज़ है. काफ़ी लोगों ने, मेरे भी अगर चाइल्डहुड में जाऊँ तो मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स रहते थे. अगर हम उनके घर खेलने जाते थे तो इमीडिएटली उनके पेरेंट्स का फर्स्ट रिएक्शन होता था, देखो ये अपना होमवर्क करके आ गए हैं, तुम अभी तक नहीं कर रहे हो तो तुम नहीं खेल सकते. तो कंपैरिजन ऐसा नहीं कि कोई बहुत नई चीज़ है जो अभी पेरेंट्स करे. इट हैज़ बिन गोइंग ऑन, बट उसका इम्पैक्ट भी हमें दिख रहा है लोगों में. दे आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ सेल्फ एस्टीम इशूज़. आज के जो हमारे जनरेशन के अडल्ट्स है, आप देखोगे उनमें बहुत कॉम्प्लेक्सेस है, चाहे इन्फीरियोरिटी हो, सुपीरियोरिटी हो, सेल्फ एस्टीम इशूज़ हो, कॉन्फिडेंस इशूज़ हो. ये कहाँ से स्टेम कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं मिलके कंपैरेटिव एनवायरनमेंट रहा कि आपको हमेशा दूसरों को देखना है, खुद की जगह दूसरों से कंपेयर करना है. तो उसका इम्पैक्ट अगर हम आज देख पा रहे हैं तो वही चीज़ हमें रिपीट नहीं करनी है, क्योंकि वही उनके साथ होगा 10 years later. They will also have self-esteem issues, complex issues, body image issues. वो खुद के लिए confident नहीं हो पाएंगे, बट हम उनको पुश करें, अरे तुम जाओ, बाहर जाओ, तुम ये करो, हमारी एक्सपेक्टेशन है तुम ऐसा करके दिखाओ, ये करो, वो करो, बट नहीं कर पा रहे. पर वो आपको बोल भी नहीं पाएंगे क्योंकि उनको लगेगा आप तो तुरंत कंपेयर कर देंगे उनको, तो वो फिर साइलेंट हो जाएंगे. और इसी वजह से फिर बच्चों में और भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रही है. सो या ये तो बात रही कि जब हम लोग किसी को कंपेयर कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. हम लोग खुद भी तो कंटिन्यूस सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ कंपैरिजन मोड पे रहते हैं. स्पेशली सोशल मीडिया आने के बाद में उसका स्टोरी देख लिया, उसका क्या मस्त लाइफ है, वो एंजॉय कर रहा है, वो सक्सेसफुल है, वो ये है, वो है. एब्सोल्युटली. तो व्हाई आर वी कॉन्स्टेंटली डूइंग दिस टू आवरसेल्व्स? अगेन समवेयर इट इज़ रूटेड इन चाइल्डहुड. कहीं ना कहीं वो हमें 100% सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं मिला. ऐसा नहीं है कि आज 100% ऑफ द पॉपुलेशन ये कर रहा है. आप देखोगे इसमें भी काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी कंटेंट है, या उनका सोशल मीडिया यूसेज इज़ वेरी क्लियर कि मैं क्या पर्पस से यूज़ कर रहा हूँ और क्या, बट उसके पीछे ये है कि उन्होंने अपने आप को वैसा डेवलप किया, उनका सपोर्टिव एनवायरनमेंट वैसा था कि उनको वो चीज़ें बॉदर नहीं करती कि दूसरी जगह क्या हो रहा है, या अच्छा ये ट्रिप पे गए हैं, मैं इस साल ट्रिप पे नहीं जा पाया. बट हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया उस कंपैरेटिव मोड में है. अगेन रूट्स गोइंग बैकवर्ड कि वो हमेशा कंपैरेटिव मोड पे ही रहे. उन्होंने अपनी वैल्यू
दूसरों के बेसिस पे असेस करी कि ये इंसान साल में 3 ट्रिप्स लेता है, या ये लड़की 4 बार शॉपिंग करती है, या ये इंसान को इतने अवार्ड्स मिले हैं, मुझे तो 1 ही मिला, या मैं 2 ही बार जा पाया, या मैं 3 बार, तो मतलब मेरी वर्थ कम है, तो मुझे और कुछ करना पड़ेगा। बट नॉट सीइंग कि आप वो 2 भी जीत पाए तो आपका उसके पीछे क्या स्ट्रगल था, आपके क्या चैलेंजेस थे, क्या आप उस चैलेंजेस को फेस करके वो 2 भी मिला तो आप प्राउड फील कर रहे थे खुद के ऊपर, या सेटिस्फाइड थे? आप अगर उस मोमेंट पे खुश भी थे तो अभी आपको लग रहा है कि अरे बट उसको तो 4 मिल गया, या अरे यार उसने फिर से यहाँ पे ये स्टोरी डाल दी। तो बट इसमें आधा तो सच होते भी नहीं है। 100% इट्स जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, नॉट एवरीथिंग यू सी ऑन सोशल मीडिया इज ट्रू। एब्सोल्युटली वो तो चीज़ है ही। ओके, अभी मैं ना आपसे एक एक एज ग्रुप के बारे में बोलूँगी। आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड कि ये एज ग्रुप में क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होते हैं। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अगर ये एज ग्रुप अभी मेंटली मुश्किल समय से गुजर रहा है तो उसके साथ जो रहते हैं उनको उनके साथ कैसे रहना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट विल बी ऑफ कोर्स द किड्स 8 to 12, 15। जो आपके अगर घर पे बच्चे हैं 8 years to 12 years इज़ अ डिफरेंट एज ग्रुप, आई वुड से। अगेन 12 to 16 एक डिफरेंट एज ग्रुप हो जाता है। तो उसको अगर हम वैसे ब्रैकेट करें, आप पेरेंट्स हैं, आप ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सबसे पहले अगेन अगर मैं इसको और थोड़ा खुल के बताऊँ तो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अगर साथ में रह रहे और उनके बीच में अगर हार्मनी नहीं है, पेरेंटिंग स्टाइल्स वहाँ पे अगर डिफ़र कर रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मम्मी ने बोला कि आज आप इस टाइम पे खाना खा लो, बच्चा ऑलमोस्ट रेडी है खाना खाने के लिए, बट पीछे से ग्रैंड पेरेंट्स ने कुछ और बोला कि नहीं अभी क्यों, थोड़ी देर बाद, अभी उसको सोने दो, अभी ये करने दो। पेरेंटिंग स्टाइल्स में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बच्चा वही देख रहा है, उसे कन्फ्यूजन हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है मम्मी बड़ी है, मम्मी की बात सुनो, इसकी बात सुनो, इनको खुश करो, इसको खुश करो, फिर वो अपने हिसाब से अपने वेज निकालने की कोशिश करते हैं। उस चक्कर में वो और अपने अंदर में कन्फ्यूजन लाते हैं। वो एक कॉन्फिडेंस के साथ कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है या कोई भी एक फ्लो ऑफ कोई भी काम करना है वो नहीं कर पाते, बिकॉज वो अपनी मम्मी की तरफ देख रहे हैं, उनको लग रहा है अच्छा, फिर यहाँ देख रहे हैं अरे। सो एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क नहीं होता है, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका इम्पैक्ट ऑफ जो भी वो काम करे वो कम होता है, ब्रिंगिंग देयर कॉन्फिडेंस डाउन। कॉन्फिडेंस कम हुआ, इट विल रिफ्लेक्ट इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ओवरऑल केओस। सो फर्स्टली अगर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रह रहे, आई वुड सजेस्ट प्लीज़ आप बैठिए विदाउट द चाइल्ड, आपस में डिस्कस करिए हाउ यू वांट द चाइल्ड्स रूटीन टू बी देयर, आपको क्या चाहिए। उन बच्चे के सामने आप डिसहार्मनी मत प्रेजेंट करिए, बच्चे के सामने यू आर वन टीम जो एक ही इंस्ट्रक्शन दे रहा है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अगर आपके बच्चे ने आपको आके बताया है या स्कूल से कोई रिपोर्ट आ रही है कि बहुत बिहेवियर इश्यूज़ हो रहा है या बच्चा दूसरे को बहुत परेशान कर रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही है, आप उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश मत करिए, चलो आज शॉपिंग पे ले जाते हैं या चलो आज प्लेग्राउंड पे ले चलते हैं, मूड ठीक हो जाएगा फिर। नहीं, ये बहुत टेम्प्रेरी फिक्सेस है जो नहीं ठीक कर रहा है। बच्चा उल्टा ये सीख रहा है, अच्छा मैं 2 दिन स्कूल में नाटक करूँगा, तीसरे दिन मुझे, एंड आई हैव सीन दैट प्रीतिका हैपनिंग, अ लॉट ऑफ पेरेंट्स दे कम टू मी कि 2-3 बार स्कूल से कंप्लेन आई और हमें लगा कि ठीक है ऐसे ही हो रहा होगा, शादी से आए हैं या वेकेशन से आए हैं, मन नहीं लग रहा है, तो फिर हम वापस 2 दिन का वेकेशन ले ले, या फिर हम शॉपिंग पे चले गए या टाइम जोन चले गए, गेम्स खेलने चले गए, बट कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपने तो उसको वो दे दिया कि अच्छा हाँ आप बिहेवियर इश्यूज़ हो रहे हैं, आप उनको बैठ के उनको अंडरस्टैंड करने की जगह चलो वापस से करते। सो यू आर नॉट सिटिंग डाउन विद देम। अगर आपको स्कूल से कंप्लेन आ रही है या आसपास में कोई आपको बता रहा है कि आपका बच्चा बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है, आप बात करिए, बैठिए, प्लीज़ उसको कंसर्निंग समझिए, टाइम दीजिए, बैठिए, उनके साथ प्लेफुल तरीके से बात करना है, गेम्स खेलते खेलते बात करना है, स्टोरी के फॉर्म में बात करना है, बहुत तरीके हैं। आप अलग अलग तरीक़ों के साथ उनके साथ बैठ के समझने की कोशिश करिए कि वो बिहेवियर इशू आ कहाँ से रहे। क्या उसको घर पे कहीं परेशानी हो रही है, क्या स्कूल में कोई परेशान कर रहा है, क्या घर के आसपास कोई है जिसकी वजह से वो ट्रिगर हो रहा है या उसको परेशानी हो रही है। जब आप रूट कॉज समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली सोल्यूशन निकलेगा एंड वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
बट आप टेम्परेरी फिक्सेस करते रहेंगे तो वो लॉन्ग टर्म नहीं डैमेज होगा। करेगा. सो या मैं टीनेजर्स का थोड़ा स्किप करूँगी, अभी हमने डिस्कस किया टीनेजर्स के बारे में. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप, जो ट्रांजिशन होता है हाई स्कूल से कॉलेज में जा रहे हैं एंड देन यू नो 20s अर्ली 20s में आ रहे हैं. उस एज ग्रुप में व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स, और पेरेंट्स को, फैमिली को, फ्रेंड्स को कैसे उनके साथ रहना चाहिए? So a lot of issues are coming up these days, and it's I would rather not say issues. It's just कि लोग अब address कर रहे हैं उन चीज़ों को. For example, bullying. For example, people trying to identify themselves into a certain bracket. कि क्या मैं LGBT ग्रुप में हूँ, क्या मैं स्ट्रेट हूँ. बहुत सारे इस रेंज के भी टॉपिक्स है. बहुत सारा रिलेशनशिप इश्यूज भी इसी टाइम पे आ रहा है. बहुत सारा करियर रिलेटेड प्रेशर भी इसी टाइम पे आ रहा है. पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है कि आप एक अच्छी MBA कॉलेज में जाओ, आपको फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंसर बनना है, या आपको कुछ और क्रिएटिव फील्ड में जाना है, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ. सो बहुत रेंज ऑफ इश्यूज है. एंड एट द सेम टाइम डेफिनेटली सब्सटेंस अब्यूज़ इज़ अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी नाउ. तो वो भी एक चीज़ है जो टीनेजर्स नहीं, यंग अडल्ट्स डील कर रहे हैं अभी. तो इतने रेंज ऑफ इश्यूज में सबसे पहले एज पेरेंट्स या एज एनीवन हु इज़ अराउंड देम, हमें ये समझना है कि टुडे लाइफ इज़ कॉम्प्लेक्स. अनडाउटेडली जो चीज़ें हमारे 90s में, 80s में, 70s में थी, वो सेम एज ग्रुप आज मल्टीपल चीज़ों से डील कर रहा है. with mobile phones, social media, various options in career. हम सब जानते हैं पहले it was doctor, lawyer, CA. But today there's a range of options. There's a range of relationship issues. There's a range of substance related issues and exposure. There's so much more that they're dealing with. So first thing that we have to do is have patience. And the most important thing is, please be non-judgmental towards your own children or your own cousins or your, whoever, whatever relationship you share with them. Absolute no judgmental approach ही help करेगा उनको आपके साथ connect करने में, overcome करने में जो भी वो deal कर रहे हैं, और life में फिर आगे smoothly बढ़ने में. But एक no judgmental approach अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, जैसे ही आपको समझ आ रहा है अरे ये इशू है तुम्हारे साथ, तुम ये कैसे हो गया, हमने तो ऐसी अपब्रिंगिंग ही नहीं दी थी, हमारे घर पे तो ऐसा कोई है ही नहीं, कहाँ से सीख रहे हो ये सब, कहाँ ये, एंड यू रिएक्ट अगेन. There is no scope for empathy. There is only judgments thrown. There's only criticisms thrown. तो वो यंग अडल्ट है, बट कहीं ना कहीं अभी भी एक ट्रस्ट, एक फेथ एज अ चाइल्ड towards a parent या towards your siblings, elder siblings, younger siblings, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है. मेरे पास majority of the, when this age group comes to me, और मेरा एक common question रहता है, who are you closest to at home? And the answer, किसी के साथ नहीं. I'm like, कोई sibling, मम्मी पापा, किसी के साथ दादा दादी, nah, this friend or that friend. 99% Kritika, I'm telling you, this is the answer. For this age group, कुछ तो रीज़न रहा होगा ना, कहीं तो वो गैप रह जा रहा है. तो वो गैप ही है जो हमें बहुत केयरफुल रहना होगा. और ऐसा नहीं है कि आप सडनली देख रहे हो कि 18th बर्थडे बच्चे का सेलिब्रेट कर लिया, नाउ आई एम ट्रांजिशनिंग. इट हैज़ टू बी अ वेरी स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस, एंड डेफिनेटली देन यू विल सी दैट इम्पैक्ट. आपने अभी बोला कि अर्ली 20s में बहुत सारे चेंजेस आते हैं लाइफ में, करियर, रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग इज हैपनिंग, टू मच इज हैपनिंग एट द सेम टाइम. एंड आपने बोला 90% बच्चे आपके पास जो आते हैं वो बोलते हैं फैमिली में कौन है क्लोजेस्ट, कोई नहीं है. तो अगर इस सिचुएशन में अभी कोई है कि हाँ नहीं, हमारा बच्चा हमारे से कुछ डिस्कस नहीं करता, अभी वो बहुत सारे चीज़ों से गुजर रहा है, मे बी अ ब्रेकअप और समथिंग, लाइक बिग चेंजेस इन लाइफ, तो उस पेरेंट को, उस फैमिली मेम्बर को, फ्रेंड को, सिबलिंग को क्या करना चाहिए? ये मैं आपको पिछले 2 दिन का ही अगर एग्जाम्पल दे दूँ, आई हैव रिसीव्ड आई थिंक 2 to 3 कॉल्स फ्रॉम पेरेंट्स ओनली. एंड एक पेरेंट काफ़ी परसिस्टेंटली अप्रोच कर रहा है. उन्होंने 6 साल पहले किसी और को रेफ़र किया था किसी और इशू के लिए, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी विथ हाउ आई वेंट अहेड. सडनली फॉर द लास्ट 2 days ही इज़ लाइक, मैम प्लीज़ एक अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरे बच्चे का कोई रिलेशनशिप इशू रहा था
उस लड़की ने इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया ब्रेकअप के वक्त पे, इसका पूरा सेल्फ एस्टीम तोड़ दिया, इसको बोला तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, ये वो, और ये सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ बढ़ रहा है. ही इज़ ऑलमोस्ट इन अ सेल्फ हार्म मोड. यू हैव टू सिट विथ हिम एंड प्लीज़ आप कुछ कर दीजिए. दे आर वेरी हेल्पलेस राइट नाउ. सो इन जस्ट दैट फ़ोन कॉल आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अच्छा कब से है, क्या आपको कब से आइडिया. हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था मैम, ये तो अचानक से जब ब्रेकअप हुआ और इसने सेल्फ हार्म करना स्टार्ट किया तब पता चला कि ऐसा कुछ है, और उस लड़की ने ऐसा ऐसा बोला है तो इसके ऊपर ये इम्पैक्ट हो रहा है. अब हम एकदम समझ नहीं पा रहे क्या करें, ये हमारी बात सुन ही नहीं रहे, आप ही इसको ठीक कर सकते हैं. वो हेल्पलेसनेस स्टेज कहाँ से आई? जब आपको पता ही नहीं था उसके लाइफ में क्या चल रहा है. आप सोच रहे थे सब बढ़िया है, सब अच्छा है, कॉलेज जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, ट्यूशन है, थोड़ा बहुत फ्रेंड से मिलता है, सब ठीक है, मेरा बेटा परफेक्ट है. बट वो अगर आपने थोड़ा उसके साथ और बॉन्ड डेवलप किया होता, उसके साथ नॉर्मल एवरीडे इंटरेक्शन किया होता, टाइम दिया होता, उनके साथ बैठ के कैजुअली कुछ फन गेम्स खेलते, कुछ डिस्कशंस करते, वॉक्स पे जाते, एक्टिविटीज़ करते, वो कहीं ना कहीं बातों बातों में आपको बता देते, उनको वो हिंट देते या बोलते या कुछ भी करते. उस बेसिस पे आपको तुरंत ही पता चल जाता कि कुछ है, फिर आप उसको पकड़ के धीरे धीरे उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते थे. अब आप ऐसे स्टेज पे जहाँ आप हेल्पलेस हो, आपके बच्चे को इंस्टेंट नीड है, बट आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम हैप्पी फॉर द फैक्ट दैट एटलीस्ट उनको रियलाइजेशन है दैट दिस चाइल्ड नीड्स हेल्प एंड दे आर डेस्परेटली वांटिंग हिम टू गेट इट. दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर श्योर. सो येस, फॉर पेरेंट्स, अगर आपके घर पे ऐसे बच्चे हैं, इस एज ग्रुप में हैं, जो बीट रिलेशनशिप, बीट करियर रिलेटेड कोई स्ट्रेस है, बीट और कुछ भी इशू है विद देयर बॉडी इमेज, विद अदर थिंग्स, प्लीज़ सिट डाउन विद देम. आप उनको टाइम दीजिए, उनके साथ कोई भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दिन बस टेबल पे बैठ के हाँ बोलो क्या बात है, ऐसे नहीं करना है. कुछ भी एक्टिविटी में उनके साथ एंगेज करिए. एक रूटीन सेट कर लीजिए कि चलो हम लोग शाम को या डिनर के बाद वॉक पे जाएंगे, या साथ में साइकिलिंग करेंगे, या चलो स्विमिंग करेंगे साथ में, कि आप पूरा दिन तो बिजी हो, चलो एक एक्टिविटी साथ में अभी भी करते, समथिंग दैट बोथ यू एंड योर चाइल्ड कनेक्ट विथ, and you can always, that will remain as a memory for you also and for the child. and आप उस फन एक्टिविटी के थ्रू कुछ कॉन्वर्सेशंस कर लेंगे और अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड रहेंगे. तो वो सेल्फ हार्म, सुसाइडल स्टेज तक नहीं पहुंचेंगे. उसके बहुत पहले ही आपको पता चल जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम है, लेट्स टॉक अबाउट इट. सो या, दैट्स माय एडवाइस. आई एम श्योर ये एडवाइस बहुत लोगों को डिसीजन लेने में भी हेल्प करेगा आके, कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट गेट सम हेल्प, जिनके सामने वो ओपन अप हो सके, और जो इतना उनको परेशान कर रहा है उनके सामने वो खुल के बोल सके. करेक्ट. एंड एडिंग, जस्ट टू एड ऑन टू दैट प्रतिका, आई थिंक कि बहुत बार अभी स्पेशली अगेन ये तो रीसेंट एग्जाम्पल था, बट बहुत बार मेरे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जब मैं उनसे पूछती हूँ कि डिड यू ट्राई टॉकिंग टू योर पेरेंट्स अबाउट इट, या आपने बात करी, तो बोलते हैं हाँ कोशिश किया, बात करने की कोशिश की, नहीं समझे, बोल दिए ये सब बकवास है, तुम लोग को कुछ नहीं, एंग्जाइटी आजकल ऐसे ही होती है, हर चीज़ में पैनिक अटैक आ जाता है, कुछ भी बोल रहे हो, हम कैसे काम कर रहे हैं दिन भर, क्या हमें पैनिक अटैक नहीं आता है क्या हमें. तो आपने उनकी प्रॉब्लम को बी लिटिल कर दिया, आपने वो कोशिश किया उन्होंने आपको बताने का, और आपने एकदम से कुछ नहीं है तुमको, ये सब नाटक है आजकल, ये सब ट्रेंडिंग हो गया, इसलिए तुमको भी एंग्जाइटी हो रही है, तुमको भी पैनिक अटैक हो रहा है, कुछ नहीं हुआ है. जब आपके बच्चे ने कोशिश करी आपको बताने की और तभी भी आपने उसको हटा दिया. कई बार ऐसा हुआ है, बच्चों ने 2 बार 3 बार बोला है कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्या आप लोग मेरे थेरेपी का दे सकते हो फीस, ये सब कुछ नहीं होता है, तुमको शो ऑफ करना है क्या कि तुम थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, ये सब फॉरेन के कॉन्सेप्ट है, ये सब इंडिया में नहीं होता है, टाइम से सो जाओ, खाना पीना ठीक करो, मोबाइल रख दो, सोशल मीडिया बंद कर दो, सब कुछ लाइफ में ठीक हो जाएगा. आप उनको ज्ञान की 4 बातें बता दिए, बट आपने समझा ही नहीं कि क्या चल रहा है उनके साथ, और वो खुल के बोलने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे थेरेपी की ज़रूरत है. अल्टीमेटली क्या होता है, ये मुझे कांटेक्ट करते हैं 1 बार 2 बार, फिर कुछ ना कुछ रीज़न से मैम नहीं कंटिन्यू कर पा रहे, मैम नहीं आ पा रहे हैं, फिर 6 महीने 1 साल बाद मैम किसी फ्रेंड से मैंने लोन लिया है, या मैं पॉकेट मनी सेव करके आ रहा हूँ, या समथिंग और दी अदर. सो आई मीन, अगर इस स्टेज पे जब पेरेंट्स को बोला, उसी टाइम वो हेल्प कर दिए होते, शायद वो प्रॉब्लम बहुत कम में सॉल्व हो जाती. बाय द टाइम वो 6 महीने 1 साल बाद आ रहे हैं तो बहुत सीरियस हो जा रही है सिचुएशन, तो वो उसको ठीक होने में भी फिर टाइम लग रहा है.
जब वो सीरियस हो गया सिचुएशन तब डेफिनेटली पेरेंट्स समझ रहे एंड देन दे आर लाइक हाँ नहीं आप जाओ थेरेपी के लिए जाओ या आप ये करो, बट अगेन क्विक रिजल्ट चाहिए। अब 2 सेशन हो गया तुम ठीक नहीं हुए, 3 सेशन हो गए, अरे ये सब पैसे कमाने के तरीके हैं, तुम नहीं समझ रहे हो, तुमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमने दुनिया देखी है। बट थेरेपी इतनी देर बाद स्टार्ट हुई, थोड़ा टाइम तो लगेगा। आप मेडिकेशन भी नहीं चाह रहे हो, आप थेरेपी चाह रहे हो, पर आपको टाइम भी नहीं देना है। So parents, please have patience and have a no judgment approach. That's the only thing I can say. Yeah. Let's move towards homemakers, housewives. ये भी I'm sure a lot of women come to you Absolutely. with issues. उनके बारे में बताइए, what is the most common issues women have, mothers, new mothers have, or how to deal with it? Okay. Again, if आप married हो and you still don't have a child, तो आप बहुत सारे इश्यूज़ के साथ डील कर रहे हो। अगेन बहुत रेंज ऑफ ये होता है, अगर आपकी लव मैरिज हुई है तो आप अगर इन लॉज के साथ रह रहे हैं तो एक अलग सेट ऑफ इश्यूज़ होते हैं, अगर आप सेपरेट रह रहे हैं तो अलग सेट ऑफ इश्यूज़ होते हैं। आई हैव हैड केसेस प्रतिका जहाँ 10 साल ऑफ लव मैरिज के बाद they were not wanting to stay with each other because they both found other partners as well. So there can be a varied range of issues that these people are dealing with. Arranged marriage setup hai, there is a lot of time that the partners take to understand each other. उस बीच में बहुत कुछ खराब हो चुका होता है, तो वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो ऑफकोर्स दी अपकमिंग फ्यू ईयर्स है, women are not feeling very confident कि मैं इस घर पे रह पाऊँगी नहीं रह पाऊँगी, कैसे डेवलप होगा नहीं होगा। कई बार फिनेंशियली बिकॉज वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं तो भी बहुत रेंज ऑफ इश्यूज़ होते हैं जो वो फील करते हैं, कॉम्प्लेक्स उनको होता है। सपोर्टिव पार्टनर अगर नहीं है या उनको फील कराया जाए दैट आई एम द वन टेकिंग केयर ऑफ़ यू। सो मल्टीपल रेंज ऑफ इश्यूज़ है जो वो डील कर रहे हैं। एंड अगर आप एक न्यू मदर है तो अगेन योर बॉडी हैज़ गॉन थ्रू सो मच, एटलीस्ट अब लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक्स हम आज भी यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि आप अगर 15 साल पहले भी जाओ तो कोई इन चीज़ों के बारे में इतना खुल के डिस्कस कर रहा होता था कि व्हाट मेरे को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो रहा है, या मुझे जस्ट बिकॉज मेरा बेबी हुआ है मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही हूँ, या मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ बच्चे से। अगर किसी माँ ने ऐसा बोल दिया तो उसको एज अ विलन या उसको एज अ विच देखा जाता था कि तुम कैसे अपने बच्चे के साथ नहीं कर सकते हो, मतलब व्हाट आर यू सेइंग, तुम माँ ही नहीं हो। पता नहीं कितनी तरह की उनको गालियाँ दी जाती होंगी, क्या क्या किया जाता होगा। बट आई हैव हैड केसेस वेयर mothers, they have given birth 3 months 6 months, they are crying कि मैं नहीं रिलेट कर पा रही हूँ अपने बच्चों के साथ, मैं चाहती हूँ पर मैं रिलेट ही नहीं कर पा रही हूँ, मेरे बच्चा मेरे गोदी में आ रहा है, मुझे लग रहा है I'm not having any emotion. मैं क्या करूँ? Is there a problem in me? Because everyone is saying there's a problem in me. But मेरे अंदर बहुत और 10 चीज़ें चल रही है। मैं कब करियर ज्वाइन करूँगी वापस, मैं कब घर संभालूंगी, मेरा पति के साथ मेरा बॉन्ड इस चक्कर में नहीं हो पा रहा है। There's so many things that's happening. उसके बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? खाली बोल रहे बच्चे को लेके बैठ जाओ, बच्चे को लेके बैठ जाओ। But at least they are talking about it. Yeah. And now they are doing something to solve these problems, which is good. हाँ, बट ये सारे इश्यूज़ है। आपके इसी आंसर से एक बहुत कॉमन मेरे को डीएम्स आते हैं कि आई यूज टू वर्क, अभी मेरा बेबी हुआ है, अभी आई वॉन्ट टू रीजॉइन माई वर्क, बट अभी एक तो वो खुद भी रहती है कि कैसे मैं बच्चे को छोड़ के जाऊँ, एक बहुत ही मदरली अटैचमेंट होता है कि काम पे जॉब पे जाऊँ, गिल्ट रहता है। फैमिली भी सबकी सपोर्टिव नहीं होती, किसी की होती है किसी की नहीं होती है, वो भी गिल्ट ट्रिप पर भेजते रहते हैं, है ना। तो व्हाट डू यू हैव अ मैसेज फॉर देम? सबसे पहले तो कि अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो या आपने जस्ट बेबी किया है, प्लीज़ डोंट गो अहेड विद द बेबी, क्योंकि आपकी फैमिली बोल रही है तुम बच्चा कर लो हम संभाल लेंगे। बच्चा आपको ही संभालना है। आप जब 100% मेंटली प्रिपेयर्ड हो, वो सिर्फ साइड में जितनी भी सपोर्टिव फैमिली हो वो साइड में डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बट एक लाइन के बाद आप ही हो जिसको बेबी को वो केयर देना है।
आप अगर मेंटली प्रिपेयर्ड हो या आपका पार्टनर और आप साथ में मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि आप वर्क इस तरह से डिवाइड करोगे, इतने टाइम बाद जब आप वर्क ज्वाइन करोगे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी पार्टनर की है, ये आपकी रहेंगी और बाकी में आपके फैमिली आपको हेल्प करेंगे या जो भी, प्लीज़ गो अहेड एंड देन डू दैट, टेक दैट मेजर स्टेप इन योर लाइफ। हाफ हार्टेडली जब आप उस चीज़ को करते हो तो कहीं ना कहीं बाद में जाके केओस हो जाता है और आप समझ नहीं पा रहे होते हो, खुद को ब्लेम कर रहे होते हो, बच्चे को ब्लेम कर रहे होते हो, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, फैमिली को ब्लेम कर रहे होते हो, पहले ये बोला था अभी तो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, हमको ही देखना है। इट्स ऑल क्रिबिंग ऑल द टाइम बिकॉज आप उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बढ़ पा रहे थे आगे। You're not very sure of how to go ahead with it, right? So that's first. Now if you're already a mother and you're already going through that guilt trip कि मैं बच्चे को भी टाइम दूँ बट मेरा करियर भी नहीं छूटना चाहिए या जो भी आप पैशनेटली करना चाहते हो वो भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, सबसे पहले आप अपने पार्टनर के साथ बैठो, सिट विद देम, टॉक टू देम, डिस्कस कि आप क्या एक मिडवे फिगर आउट कर सकते हो। फर्स्ट इज़ योर पार्टनर, देन कम्स द फैमिली। अगर आपका पार्टनर और आप सेम पेज पे है और आपने डिसाइड किया कि हाँ दिस इज़ व्हाट लुक्स लाइक, ये हम कर सकते हैं, हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकते हैं, इसमें आपको गिल्ट नहीं होगा और आप फ्रीली जा सकते हो। अब वो चाहे 2 घंटे के लिए हो चाहे 6 घंटे के लिए हो, इट्स बिटवीन द पार्टनर एंड द कपल। देन गो अहेड एंड टॉक टू योर फैमिली कि ये हमारा डिसीजन है, आप इसमें कैसे हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो या सपोर्ट कर सकते हो। प्लीज़ हैव ओपन कॉन्वर्सेशंस, डोंट अज्यूम, ये मत करिए कि ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड है, ये तो हो ही जाएगा। नहीं, आप बात करिए, बहुत क्लियर कॉन्वर्सेशन करिए, फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करिए। इफ़ फिनेंशियली यू आर केपेबल इनफ तो आप हेल्प ले सकते हैं बाहर से भी। इन सारे के बाद भी अगर जब आप, कई बार ऐसा होता है कि आप जॉब पे है, आप बाहर काम कर रहे हैं, देयर इज़ अ फ़ोन कॉल कि बच्चे को ये हो रहा है या ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, पैनिक मत करिए। ऐसा नहीं है कि आप काम पे हो इस वजह से उसको हो रहा है, इट्स नॉट योर फॉल्ट दैट यू आर वर्किंग एंड इसलिए बच्चे को बुखार हो गया या ये हो गया। उसको बुखार बहुत रीज़न से हो सकता है, बट अगर हम तुरंत अरे मैं घर पे रहती तो ये नहीं होता, अगर मैंने, नहीं, आप बाहर है, बच्चे को फिर भी घर पे केयर मिल रही थी, उसके बावजूद भी उसको बुखार आया या उसको और कोई प्रॉब्लम हुई, इट्स ओके। आप जो भी काम कर रहे हो उसको आप कैसे रैप अप करके टाइम निकाल के फिर आप घर जा सकते हो। और अगर आपको लग रहा है आप स्टक हो, आप अपने पार्टनर के साथ कॉन्वर्सेशन करके कि आप पहले जा सकते हो, यू कैन अरेंज एवरीथिंग, बट आप सेल्फ के ऊपर ले लेते हो तो जितना आप कर भी पाते एग्जीक्यूट वो आप नहीं कर पा रहे हो, वो एफिशिएंसी ही ख़त्म हो जा रही है। एंड ऐसा सिचुएशन हो जाता है जहाँ आपका पार्टनर, आप भी रो रहे हो, आपको भी चुप करा रहा है, बच्चे को भी चुप करा रहा है, वो भी स्टक हो जा रहा है, वो भी हेल्पलेस फील कर रहा है कि मैं कैसे मैनेज करूँ। तो ये सब कुछ अवॉइडेबल है। आई नो जितना मैं बोल रही हूँ लोगों को लग रहा है हाँ बोलना बहुत सिंपल है, एग्जीक्यूट करना डिफिकल्ट है। आई अंडरस्टैंड डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। वी कैन सिट, वी कैन प्लान, वी कैन डिस्कस कि क्या कैसे कैसे करना है। ऑफ कोर्स उसमें भी कुछ चैलेंजेस आएंगे बट व्हाट इज़ अ लाइफ विदाउट चैलेंजेस, हो जाएगा। या इस एज ग्रुप वाले क्वेश्चन में एक बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे को थोड़ा जिज्ञासा भी है इस एज ग्रुप का, जो 55-60 प्लस है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट दे हैव, उनका पूरा ज़िंदगी अभी निकला है अच्छे से, सब कुछ हुआ है। अभी ये एक ऐसा ट्रांजिशन फेस होता है जैसे इफ़ शी इज़ अ वुमेन तो बहू को सौंप रहे हो आप चीज़, ये चीज़ें, या फिर अगर आपका बिजनेस था, आप मैन हो तो आप अपने बेटों को चीज़ सौंप रहे हो। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट ट्रांजिशन। तो यस, यही मेरा क्वेश्चन है कि ये तो मैं अपने हिसाब से जितना नॉलेज है बोल दिया, आपको पता है, आपके पास ज़्यादा सब आते हैं, तो इस एज ग्रुप में ज़्यादा क्या इश्यूज होता है और हम लोग को उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? इस एज ग्रुप में इफ़ वी टॉक अबाउट मेन, जैसा हमने बोला, आपने बताया कि डेफिनेटली आज तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे, दे वर रनिंग द शो, दे वर टेकिंग द डिसीजंस। सडनली टू गिव दैट अप, आप रिटायर हो गए, आपके पास पूरे दिन काम नहीं है अब कुछ करने को, अब आप फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले पा रहे बिकॉज यू आर नॉट दैट इंडिपेंडेंट इनफ। दैट्स अ मेजर चेंज, 360 डिग्री आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। और वो एक माइंडसेट जो आपने 40 साल 50 साल रखा था,
उसको गिव अप करना भी इतना ईजी नहीं है, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट देम टू गिव अप। वो फेज़ ऐसा रहेगा जहाँ हमने जो बात करी थी मूड स्विंग्स की, वहाँ आप मूड स्विंग्स देखोगे उनके अंदर, वहाँ आप देखोगे कि वो ट्रांजिशन उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। इट्स बिकमिंग वेरी हैवी फॉर देम इमोशनली ऑल्सो, जब वो देख रहे कि आप सडनली डिसीजंस ले रहे हो, घर पे कब क्या कैसे चलेगा, कैसे होगा, बिजनेस में क्या होगा, ऑफिस पे क्या होगा। फॉर देम इमोशनली समटाइम्स इट बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग, बट अगेन दैट जनरेशन इज़ फ्रॉम द प्लेस जहाँ हमें एक्सप्रेस नहीं करना है। हम रो नहीं सकते हैं, हम कैसे बता दें कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि अब हमारे हाथ में ये कंट्रोल नहीं है। आप रिस्पेक्ट तो पूरी दे रहे हो, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है रिस्पेक्ट में, बट उनके लिए वो एक्सप्रेस करना भी एक चैलेंज है। तो वो अपने ही अंदर घुटते रहते हैं और अपने ही अंदर कोशिश करते हैं उसको रिजॉल्व करने की, जो कि बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, जो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लीडिंग टू अ लॉट ऑफ इश्यूज लाइक डिप्रेशन, द मोस्ट कॉमन इन दिस एज ग्रुप अगेन। Okay. So, Most common in this age group. Most common in this age group. And again, by the time you are reaching 60 or 60 plus, आपके health issues बहुत होने लगते हैं, right? आपको शुगर, BP issues and various other issues हो रहा है, आपकी mobility restrict हो जाती है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं confidence में एक break दे देता है कि पहले मैं इतना चल पाता था, मैं ये काम कर लेता था, अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपका कॉन्फिडेंस भी ब्रेक हुआ, फिनेंशियली भी आप ब्रेक हो गए, डिसीजन मेकिंग में आप ब्रेक हो गए। आप ये सोचो, आपको लग रहा है लाइफ के हर तरफ से आप ब्रेक हो रहे हो, बट आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है मेरे बच्चे तो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन आर वेरी नाइस टू मी, बट फिर भी मेरे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो उस टाइम बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को सबसे पहले डेफिनेटली आपको रिस्पेक्टफुल तो रहना ही है उनकी तरफ, दैट इज़ डेफिनेटली देयर, बट एट द सेम टाइम वो ट्रांजिशन को आप जितना स्लो कर सको आपको वो करना है, और वो ट्रांजिशन में आप साथ में क्या इंक्लूड कर सकते हो वो भी करना है। इट्स जस्ट लाइक सब्सटीट्यूटिंग, कि आप अगर उनको ऑफिस के काम से या बिजनेस के काम से आप उनका टाइम रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे हो, तो आप उनको कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ जो उनके एज ग्रुप में है उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। इफ़ दे आर इनटू प्लांट्स, आप प्लांट्स में इन्वॉल्व, वेरियस थिंग्स आप अगेन उनको फिटनेस में डाल सकते हो, क्योंकि आज तक वो फिटनेस में रहे नहीं है, बट दिस इज़ ऑल्सो द टाइम जहाँ आपको फिटनेस में जाना है, हेल्थ कॉन्शियस होना है। सो आप उनको बहुत सारे दूसरे एक्टिविटीज़ है जिसमें subtly you can push them, and you can धीरे धीरे करके, not like a single day of ये, but बहुत धीरे धीरे वो transition. If you are a 40-year-old man or a woman listening to this, you have someone who's 55-60 years of age at home, अभी से वो ट्रांजिशन धीरे धीरे उनके लिए भी प्लान, जैसे आप अपने बच्चे के लिए प्लान कर रहे हो, उनका फ्यूचर, उनका करियर, आप अपने पेरेंट्स के लिए भी प्लान करिए, उनका फ्यूचर, उनका ट्रांजिशन। गिव दैट सम टाइम, गिव दैट सम थॉट, उनको क्या चीज़ों में इंटरेस्ट है, वो क्या कर सकते हैं। इफ़ इट्स अ मैन, आपकी जो भी एक्सपर्टीज़ रही होगी, अगर आप एक CA है, आपकी जो भी एक्सपर्टीज़ रही होगी इन द लास्ट 40 years, आप कैसे उसको एकदम से बंद नहीं करके अ पार्ट टाइम थिंग और समथिंग रेस्ट्रिक्टेड, या घर पे आप उनको एक सेटअप करके दे सकते हो, समथिंग व्हाटएवर यू वांट, आप उसको 100% नहीं रोक के थोड़ा थोड़ा ट्रांजिशन, और जो बचा हुआ टाइम है उसको किसी और फ्रूटफुल प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो उनको हमेशा से मन था करने का, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू हॉबी। करेक्ट, इंट्रोड्यूसिंग न्यू हॉबीज, इंट्रोड्यूसिंग देम टू न्यू ग्रुप्स, जहाँ वो, क्योंकि वो सडनली घर पे बैठेंगे, सोशल इंटरेक्शन पूरा ज़ीरो हो जा रहा है। राइट। जो इंसान आज तक डेली निकलता था घर से बाहर, चाहे बस पे जा रहे हैं, चाहे ट्रेन में जा रहे हैं, चाहे अलग अलग मोड्स में, 4 लोगों से मिल रहे हैं, नमस्ते, कैसे हो, क्या हो, फिर ऑफिस जा रहे हैं, कलीग से मिल रहे हैं, इट्स अ हैपनिंग डे। करेक्ट, इट्स अ हैपनिंग डे, एंड सडनली आप घर पे बैठे हो, न्यूज़पेपर आप कितना पढ़ोगे, टीवी आप कितना देखोगे, तो आप उनको सोशली भी एक्टिव रखो। आपको शाम को पार्क में जाना है, आपको कुछ और एक्टिविटीज़ साथ में करनी है, प्लीज़ पुट देम इनटू दीज एक्टिविटीज़। तो उनका सोशल इंटरेक्शन भी मेंटेन रहा, उनका हेल्थ भी मेंटेन्ड है, उनको थोड़ा फ्रूटफुल कामों में भी आपने लगा के रखा है। आई थिंक अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग विल एंश्योर अ स्मूथ ट्रांजिशन। दैट्स फॉर मेन, एंड अगेन फॉर वुमेन इट्स अ वेरी सिमिलर थिंग। आप अभी तक घर चला रहे थे, यू वर द
you know, lady for the house and you were taking care कि kitchen में क्या हो रहा है, घर पे क्या हो रहा है, you're dealing with the maids, you're dealing with everything, organizing everything, suddenly you know because of your health issues या और किसी reason से अब आपको दिख रहा है कि अच्छा now अब बहू को chance देना है या ये करना है, मैं बैक सीट ले लेती हूँ या मैं, आप ले तो ले रहे हो बट मन में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है मैं क्या कर रही हूँ, you know you starting to feel worthless. बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है कि यार ये डिसीजन तो मैं लेती थी घर पे, अगर कोई पूजा है या घर पे कोई इवेंट है, I used to decide the menu, yeah, I used to take care of everything, so suddenly someone else is running the house and doing, it's a very difficult change even for a woman. पेशेंस इज़ द की इवन फॉर द चिल्ड्रन इन द हाउस, आपको पेशेंस रखना होगा और सेम विमेन के लिए भी आपको ट्रांजिशन बहुत स्लो और उनको दूसरे एक्टिविटीज़ में आपको एंगेज करना होगा. करेक्ट, या दैट्स द ओनली वे, बट पेशेंस इज़ द की हियर. प्राची, कुछ लोगों को ना शांति में काम करना पसंद है, कुछ को चाहिए कि म्यूजिक हेडफोन्स लगा के करते हैं, ये डिफरेंस क्यों होता है? अगेन वेरी यूनिक स्टाइल्स ऑफ वर्किंग और बहुत सारे फैक्टर्स इसमें हैं. लर्निंग में हम अगर इफ़ वी गो बाय साइकोलॉजी, लर्निंग में वेरियस मोड्स ऑफ लर्निंग होता है. देयर इज़ लेट्स से काइनेस्थेटिक मोड ऑफ लर्निंग, देयर इज़ विजुअल ऑडिटरी मोड ऑफ लर्निंग, बहुत सारे. अगर आप एक विजुअल ऑडिटरी मोड ऑफ लर्नर हो, आपको कांस्टेंट कुछ साउंड चाहिए. बचपन में जैसे हम बोलते थे मुंह से बोल बोल के पढ़ो तो आपको याद होता है, तो आप जब बोल बोल के पढ़ते थे आप बहुत जल्दी उस चीज़ को याद कर लेते थे, बिकॉज साउंड इज समथिंग दैट हेल्प्स यू मेमोराइज एंड लर्न. राइट. So for probably these people, you know, it's some sort of music or it's some sort of, you know, audio thing that sort of helps them learn and memorize. Whereas for some people it's just absolute, you know, no clutter, आपको कुछ आसपास नहीं चाहिए, it's just आपकी बुक या आपका लैपटॉप या आपका जो भी आप काम कर रहे हो without anything, and वो आपके लिए एक meditative state हो जाता है जहाँ आप अपना 100% देख सकते हो. Very unique style of learning and ये but both, अगर आपको जो भी आपने क्रैक कर लिया आपका एफिशिएंसी किस में है और आप इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, दैट्स द बेस्ट थिंग टू बी. तो या Okay, let's talk about couples relationship. What are some signs of a healthy relationship? Okay. To start with, I think ये it's been trending for I think what 2-3 years now, red flag, green flag. हाँ. I think हमें इन सबको एक बार साइड रखना चाहिए. For any healthy relationship, communication is the key. For both the partners, अगर आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पा रहे एंड एट द सेम टाइम दूसरा पार्टनर उसको सुन के समझ पा रहा है, दैट इज़ अ कंप्लीट कम्युनिकेशन. कई बार ऐसा होता है जब मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ व्हेन एज कपल्स दे कम टू मी कि यू नो आप वाई नो आप कम्युनिकेट करना, दे कम फॉर द नेक्स्ट सिटिंग एंड दे आर लाइक मैं तो बोला, मैं बोलती गई, मेरे को ये फील हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, या लड़का बोल रहा है मैंने इतना बताया कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा. एंड व्हेन आई आस्क्ड द अदर पार्टनर आपने सुना नहीं. तो एक्सप्रेस करना जितना ज़रूरी है उतना ही उस चीज़ को समय दे के सुनना और समझना भी ज़रूरी. दैट्स अ कंप्लीट सर्कल ऑफ कम्युनिकेशन. सो इट्स स्पीकिंग, एक्सप्रेसिंग एंड लिसनिंग बोथ. तो आप जब कम्युनिकेट कर पाते हो डेफिनेटली दैट्स अ साइन ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप. एंड अगेन यू नो एक बाउंड्री अपने एज अ कपल बना के रखना कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ बाउंड्री फॉर अस एज अ कपल. इसमें no other person enters, no friend, no parent, no child, no one. This is just us as a unit, as a couple. Of course फिर ये boundary थोड़ी dilute होगी eventually for the close ones and then eventually for society, but there has to be a very clear boundary that this is us as a unit, as a couple, because we have decided to stay together. ये हमारा decision है कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे. तो एक boundary. एंड ऑफ कोर्स यू नो मैं हमेशा अपने यू नो कपल क्लाइंट जब आते हैं मैं पूछती हूँ लव क्या है आपके लिए, व्हाट इज़ लव फॉर यू, एंड नॉट लाइक अ बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टाइल ऑफ लव. एंड ऑफ कोर्स पीपल हैव देयर वेरियस आंसर्स. आई ऑलवेज टेल देम कि आप अपना डेफिनेशन ऑफ लव खुद समझिए पहले और फिर उसको अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करिए ताकि उनको समझ आए आपका लव लैंग्वेज क्या है, आपको समझ आए उनका लव लैंग्वेज क्या है. जब वो क्लैरिटी मिल जाती है, एक्सपेक्टेशंस और इसकी स्कोप ही नहीं रहती है. वरना बोलते हैं हमारा ये एक्सपेक्टेशन है, ये मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है, इसके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है. नहीं,
आप अपनी लव लैंग्वेज एक्सप्रेस करिए कि मेरी लव की डेफिनेशन ये है, मेरी लव लैंग्वेज ये है, आपकी ये है. विद दैट क्लैरिटी एक बहुत सिंपल सा रिलेशनशिप भी रहेगा ना, वो बहुत हेल्दी रहेगा. उसको कॉम्प्लिकेट मत करिए. आई थिंक दैट्स द की फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप. सो बेसिकली कम्युनिकेट करना है, एब्सोल्युटली. है ना, एंड थिंग्स विल बी सॉर्टेड इफ यू कम्युनिकेट प्रॉपरली एंड बोथ वे. सुनना भी है और जताना भी है, दोनों करना होगा. 100%. और एक बाउंड्री क्रिएट करना. Yeah. That is also a very important aspect. Yeah, totally. What is the biggest misconception about happiness? That happiness is something that you get by doing this, going here, buying this, or achieving this. No. Happiness is a journey. And most importantly, happiness is a decision. It's a choice. There's a very beautiful book, Happiness is a Decision, by Sister Shivani also. I always recommend that book. That helps you understand that it's not one thing that can give you happiness. A, it's a choice. And B, it's a journey. एक दिन में आपको आप जो फील करो, दैट्स जॉय. इट्स नॉट हैप्पीनेस. हैप्पीनेस तो बहुत लॉन्ग टर्म है. सो दैट इज हैप्पीनेस. एंड जॉय इज डिफरेंट. आप जॉयफुल हो सकते हो, यू कैन बी चर्पी, यू कैन बी cheerful, but happiness is way deeper and way intense. So yeah. So yeah, people confuse a lot between joy and happiness. 100%. Happiness is very long term. कोई एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिक है कि जो इंस्टेंटली बूस्ट कर देता है कॉन्फिडेंस को? कॉन्फिडेंस को बूस्ट अगेन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ है, बट मिरर टॉक कुछ है जो आप कर सकते हो. आप अगर कहीं पे भी हो, इफ़ देयर इज़ अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, आप मिरर के सामने खड़े होके, अगेन दुनिया कुछ भी सोच रही है कि आप पागल इंसान हैं, खुद से बात कर रहे हैं वो, अगर आप इन सारी चीज़ों को साइड रख के सिर्फ खुद की आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हो, आई एम हियर, आई एम डूइंग दिस, ये मैं हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं ये कर रहा हूँ, दैट्स इट. दैट विल इंस्टेंटली बूस्ट यू अप. तो हाँ, बट ये करने के लिए बहुत सारी आपको पीछे बैकग्राउंड वर्क करना होगा. आपको आपके सेल्फ इस्टीम इश्यूज रिजॉल्व करने होंगे. ओवरऑल बहुत सारी और चीज़ों पे ओवरऑल सेल्फ के ऊपर वर्क करना होगा. एंड व्हेन आई से सेल्फ इज़ एन एंटायर कॉन्सेप्ट, जिसमें सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बॉडी इमेज, देयर इज अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स. आप जब इन सारे टॉपिक्स पे वर्क कर लेते हो, तब आप देखोगे कि आपके सामने मिरर है, आप उसमें खुद से आंखें मिला के बात कर पा रहे हो. वरना आज आप किसी को नॉर्मली बोलो कि यार अपने आप से 2 मिनट आंख मिला के बात कर पाओ, नहीं कर पाते लोग, क्योंकि वही आपको ब्रेक कर देता है कि मैं खुद को ही 2 मिनट नहीं देख पा रहा. एंड अगेन बहुत सारे थॉट्स आते हैं, यार लोग क्या सोचेंगे, मैं पागल हूँ क्या, मैं खुद से इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, मैं ये नहीं. आप सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हो, आप सिर्फ खुद को देख पा रहे हो और खुद को बूस्ट अप कर पा रहे हो. सो if you are able to do this mirror talk, this can be an instant kick that you can get. Yeah. तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, क्या आपने देखा है उनमें कोई एक कॉमन ट्रेट, कुछ 2-3 आदतें ऐसी होती है जो सारे सक्सेसफुल लोगों में होती है? yes, of course. बहुत सारे सक्सेसफुल लोग बहुत persistent होते हैं. आप अगर देखोगे वो बहुत जल्दी गिव अप नहीं करते. ऐसा नहीं है कि उन्होंने लाइफ में फेलियर्स नहीं देखे हैं या उनके लिए डिफ़िकल्ट टाइम्स नहीं आए हैं, बट वो नॉट गिविंग अप एटीट्यूड, एक परसिस्टेंट एफर्ट्स देना, वो खुद के ऊपर बिलीफ, या वो अपने जो भी आप लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो उसके ऊपर बिलीफ, इज़ वन ऑफ द रीजन्स जहाँ वो सक्सेसफुल रहे हैं. सेकेंड, आई थिंक a lot that I have seen in these successful people is मैंने रिसेंटली भी एक कोट पढ़ा था, द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, री-लर्निंग एंड अनलर्निंग. आप देखना कोई भी सक्सेसफुल इंसान है, वो विलिंग होता है टू अनलर्न देयर रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, अगर वो या प्रैक्टिस जो वो कर रहे हैं, दे आर रेडी टू अनलर्न. वो कुछ चीज़ें हैं जो रीलर्न करने को भी रेडी है, और कुछ चीज़ें हैं जो वो नई हैं जो वो लर्न करने को भी रेडी होते फ्रॉम द न्यू जनरेशन और फ्रॉम द चेंजिंग टाइम्स. वो इवॉल्व होते रहते. अगर आप स्टैग्नेंट हो जाते हो, हमने हमेशा यही किया है, हम यही करेंगे, तो आप नहीं कर पाते हो. तो द एबिलिटी टू लर्न, रीलर्न एंड अनलर्न इज़ ऑल्सो वन थिंग जो मैंने हमेशा सक्सेसफुल लोगों में देखी है. एंड आई ऑलवेज से दिस टू ऑल माई क्लाइंट्स अगेन कि प्लीज़ हैव दैट अप्रोच, परसिस्टेंट एफर्ट्स, एबिलिटी टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न. एंड वो भूख जो होती है, आई थिंक जो बहुत सारे लोग भी बोलते हैं ना कि आप
दिन में सपने नहीं देख रहे हो, ऐसे सपने देख रहे हो जो आपको सोने नहीं दे। तो वो जो भूख है, वो जो सपना है, वो जो क्लैरिटी है कि मुझे ये अचीव करना है, और वो उस अचीव करने के बाद भी आप रुक नहीं रहे हो, आपको आगे दिख रहा है कि यार ये तो शुरुआत थी, ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप था, इसके आगे तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो वो विजन हो पाना, आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो सक्सेसफुल लोगों में हमेशा रहते हैं। वो सैचुरेटेड फील नहीं करते, वो खुश है अपनी जर्नी से, वो हैप्पी है, कंटेंट है, बट वो सैचुरेटेड नहीं है। वो भूख हमेशा रहती है कि यार इससे बेटर मैं और क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू। एंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान में देखोगे कि वो अपने तक, मतलब मैंने जितना भी नोटिस किया है कि वो अपने तक सीमित नहीं रहते, वो अपने साथ लोगों को लेके चलते। जो भी अपने साथ, आपके साथ घर पे काम कर रहे हैं, आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप जब सबको साथ में लेके चलते हो, सबके बारे में सोच रहे हो, एंड नॉट जस्ट मैं, मेरा गोल, मेरा विजन। एक क्रिकेट टीम भी आपके अकेले के उसके लिए नहीं चलती है, इट हैज़ टू बी फॉर द लार्जर पिक्चर। तो उसी तरह अगर आप कंपनी रन कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपका एम या आपका पर्पस टू सर्व इज़ फॉर द लार्जर सेक्शन ऑफ पीपल, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे, बिकॉज यू हैव पीपल वर्किंग फॉर यू देन, यू नो, हैप्पीली। वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, वो उस काम को भी अपना समझ के कर रहे। तो वो आपको उनको मोटिवेशन, इंसेंटिव, एक्स्ट्रा ये सब पर्क्स कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने नेचर, आप अपने बिहेवियर, आप जब साथ में लेके चल रहे हो, उनको ये फील करा रहे हो यार मैं जितना इस कंपनी का बॉस हूँ तुम भी उतना ही हो, तुम्हारे डिसीजन को मैं वैल्यू करता हूँ, तो आप सक्सेसफुल होगे बिकॉज आपके साथ लोग खड़े हैं। राइट, या ओके। ऑल्सो कुछ लोग होते हैं जो अपने एग्जिस्टिंग जॉब में या रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दुखी है, मिजरेबल है, पर फिर भी वो वहीं पर है, उसको छोड़ नहीं रहे, उससे आगे नहीं बढ़ रहे, क्यों? हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, एंड कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद वो वर्थलेस भी फील कर रहे हैं। इस वजह से जब आप उस जॉब पे या घर के सिनेरियो में आप एक लेट्स फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो, और आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो, अगर आप मुड़ के अपने फैमिली की तरफ देख रहे हो, आपको लग रहा है कि यार इनसे तो हेल्प नहीं मिलेगी, आपको लग रहा है यार मैं दोस्तों से बात करूँ तो ज्ञान दे के चले जाएंगे, मैं जिसके साथ मुझे प्रॉब्लम हो रही है उसको तो बोल के देख लिया, कुछ हुआ नहीं, सो यू फीलिंग हेल्पलेस, इस वजह से आप कंटिन्यू कर रहे हो। होपलेस बिकॉज जब आप कोशिश कर रहे हो पर आपको कुछ रास्ता नहीं, आपने एक बार कोशिश किया, 2 बार कोशिश किया, नहीं दिखा रास्ता, फिर आप होपलेस हो गए, आपको लगा शायद यही है मेरी लाइफ। कई बार अगेन यू नो इफ़ आई टेक एग्जांपल ऑफ विमेन हु आर स्टक इन टॉक्सिक एनवायरनमेंट, कई बार उनको सोसाइटी भी ये बोलता है कि ऐसे ही तो होता है, तुम्हारा तुम अकेले थोड़ी ना, यही तो होता है। तो वो जो एक रे ऑफ होप थी कि नहीं शायद मैं डिफरेंट कर सकती हूँ, शायद मैं एक स्टेप यू नो आई कैन ब्रिंग अबाउट दैट चेंज, आप वो भी होप छोड़ देते हो बिकॉज शायद ऐसे ही होता होगा, मेरी सोच गलत है। और कुछ तो ऐसा ही सुनते आ रहे हैं ना, इवन इन द मूवीज यही सुनते आ रहे हैं, जहाँ से डोली उठी है अर्थी भी वहीं से उठनी चाहिए। एब्सोल्युटली, इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश किया जाता है शुरू से। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और जो भी ऐसा नहीं है कि मैं इसको विमेन सेंट्रिक बनाना चाह रही हूँ, बट हम एक एग्जाम्पल की तरह बात करें। कई बार ऐसा होता है कि जो विमेन कोशिश भी करते हैं विथ दैट होप कि यू नो मैं एक नया आइडिया लेके आई हूँ, या क्यों ना हम घर पे ये चेंज लाए, या क्यों ना हम बिजनेस में ऐसा करें, आपको एक रिबेल की तरह देखा जाता है। आई हैव हैड विमेन जिनको उनके घर पे जब उन्होंने कोशिश करी इस तरह से बात करने की कि बिज़नेस में ऐसा किया जाए क्या, या घर पे ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, उनको आतंकवादी बोल दिया गया, उनको माओइस्ट बोल दिया गया कि क्या तुम माओइस्ट सोच की हो, तुम रिबेल हो, तुमको हम घर में कुछ भी कर रहे हैं, तुमको तो तुम्हारी तो यू नो आतंकवादी वाली सोच है कि तुमको हमेशा अलग ही जाना है, अकेले अपने। एंड इट्स, आप सोचो अगर उस वुमेन को इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज उसने एक आइडिया प्रेजेंट किया, उसने एक नया कोई कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश करी, हो सकता है वो कॉन्सेप्ट फेल होता, हो सकता है सक्सेसफुल हो जाता, बट इमीडिएट शट डाउन कर दिया गया कि यू नो एवरी टाइम तुमको तो कुछ अलग ही सोच करना होता है तुम्हें, तो दोबारा उसके अंदर होप ही नहीं रहती है कि फिर मैं क्यों ही बोलूँ, मैं क्यों ही वो कोशिश करूँ। तो फिर वो अपने आप को उस ढांचे में डाल देते हैं कि ठीक है फिर जो चल रहा है जैसा चल रहा है ऐसे ही चले, देन मैं कुछ चेंज नहीं लाऊंगी।
और ये 2 की वजह से एक टाइम के बाद आप वर्थलेस फील करना कोशिश कर देते हो कि आप नहीं, आपको लग रहा है कि ना मेरे पास कोई हेल्प है, ना मेरे पास कोई होप है, मैं भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कॉन्फिडेंस पूरा टूट चुका है, आप वर्दी फील नहीं कर रहे हो कि आप कोई चेंज ला सकते हो। एंड देन आपको लगता है कि ठीक है, मैं इस सिचुएशन में हूँ, मैं फंस गई हूँ, अब ऐसे ही ज़िंदगी निकालनी है, दिस इज़ दी एंड। व्हाट इज द वन मिथ जो आप डिबंक करना चाहोगे अबाउट साइकोलॉजी? दैट इट्स नॉट अबाउट मेरे फेस पे क्या है बताओ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है बताओ। आई थिंक स्टार्टिंग क्लास 11-12 मैंने साइकोलॉजी तब से मैं पढ़ रही हूँ। और 11-12 से जब मैं लोगों को बताती थी कि मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी, अच्छा मेरे दिमाग में क्या चल रहा है बताओ, यू नो, और 100% बहुत सारे और भी मिथ्स है। दिस इज द मोस्ट कॉमन वन। या दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वन, और आज भी मुझे हंसी आती है, तो मैं बहुत ही कुछ रैंडम आंसर दे देती हूँ टू मेक दी सिचुएशन लाइट, या टू सॉर्ट ऑफ समटाइम्स एम्बैरस दी अदर पर्सन कि शायद आप ये सोच रहे हैं ना, हाँ आप यही सोच रहे हैं ना कि कल उससे पैसे उधार लिए थे, उसको कैसे चुकाना है या कुछ ऐसा। तो बट हाँ, साइकोलॉजी इज़ नॉट बॉडी लैंग्वेज रीडिंग ओनली या फेस रीडिंग, इट्स नॉट दैट। साइकोलॉजी इज़ वे डीपर। वो आपके इमोशंस को, आपके बिहेवियर पैटर्न को, आपके लाइफ में जो ट्रॉमाज है, जो हैप्पी मोमेंट्स है, वो आपकी कैसे पर्सनालिटी को शेप कर रहे हैं, उसकी वजह से आप कैसे सिचुएशंस को डील करते हैं, या आप अपने रिलेशनशिप्स कैसे हैंडल करते हैं, इट्स वे टू कॉम्प्लेक्स दैन जस्ट रीडिंग द फेस एंड सेइंग अरे तुम्हारा ये चल रहा है। ना ही हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, ना ही हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सो नहीं। एंड अगेन आई थिंक बिकॉज वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ द टाइम नाउ द वर्ड थेरेपिस्ट, आई कांट टेल यू प्रतिका कितनी बार मेरे पास कॉल आता है कि हमें एक ब्यूटी काउंसलिंग चाहिए बिकॉज यू आर अ थेरेपिस्ट, ब्यूटी थेरेपिस्ट या एक स्पा थेरेपिस्ट। आई मीन द वर्ड हैज़ बिन यूज सो कॉमनली टुडे, बहुत अलग अलग तरीक़ों से। तो मुझे कई बार उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, नहीं मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा साइकोलॉजिस्ट, वो जो दिमाग पढ़ते हैं, वो नहीं, वो पागलों के डॉक्टर ना, जो सिर्फ पागलों को ट्रीट करते हैं। तो वेरियस लेयर्स ऑफ मिथ एंड स्टिग्मा, बट येस वी आर दी ओनली वंस जिसे ये ब्रेक करना है। जिन जिन लोगों को अवेयरनेस है, मैं उन लोगों को हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ जाइए और अवेयरनेस स्प्रेड करिए, बातों ही बातों में लोगों को बताइए। अगर आपने कभी थेरेपी सेशन अटेंड किया है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप उसको छुपा के नहीं रखें कि मैं थेरेपी के लिए गया था, किसी को नहीं पता चलना चाहिए ये। आप अगर उस चीज़ को ओन अप कर सकते हैं कि यू नो व्हाट, हाँ मैंने थेरेपी लिया और मैं बेनिफिट किया हूँ, मुझे लग रहा है आप स्ट्रगल करो, व्हाई डोंट यू ऑल्सो गो, ये ऑटोमेटिकली उस इंसान को हेल्प करेगा, ओपन अप करे, अच्छा क्या होता है इसमें, क्या प्रोसेस था, कैसे था, एंड दैट ब्रेक्स अ लॉट ऑफ स्टिग्मा ऑटोमेटिकली बिकॉज आपने वो एक्सपीरियंस किया। तो प्लीज़ टॉक अबाउट इट। आई थिंक ये आपका मेजॉरिटी ऑफ द स्टिग्मा ब्रेक कर देता है। Yeah. और मैं जनरली यू नो समटाइम्स जब मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम होता है, अगर मेरे पास उस मोमेंट पे मेरे टीम के लोग हैं, तो मैं नीचे उतर जाती हूँ अपनी ऑफिस के, या रोड पे चल जाती हूँ एक माइक लेके ऐसे ही कि यू नो व्हाट, अच्छा आप बताओ कि आप कभी साइकोलॉजिस्ट के पास गए हो, या व्हाट इज़ साइकोलॉजी, आप साइकोलॉजी की स्पेलिंग एक बार बता दो, यू नो ऐसे करके, ताकि लोग उस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो। एवरी डे यू नो ऑफिस गोअर्स या जो भी उस एरिया में रहते हैं, एंड एक फ़न गेम के थ्रू या उसके थ्रू मैं उनको बताने की कोशिश करती हूँ कि यू नो दिस इज़ व्हाट साइकोलॉजी इज़, और कभी ऐसा कुछ हो तो व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट इट। सो या Start the conversation. एग्जैक्टली दैट्स आई थिंक व्हाट वी कैन डू, स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। Prachi, I have a last question for you. एक कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो हर इंसान अपने दिमाग के बारे में समझे? दिमाग के बारे में समझे कि ये आप ही का है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है आपकी बॉडी में। आप इसको अंडररेट मत करिए, आप इसको अंडर वैल्यू मत करिए। बहुत इजी होता है कि पेट दुख रहा है, बहुत अपसेट फील हो रहा है, तो स्टमक अपसेट है या कुछ है, डॉक्टर को कॉल कर लेते हैं, डॉक्टर के पास चले गए, बुखार है डॉक्टर के पास चले गए, फ्रैक्चर हो गया डॉक्टर के पास चले गए। क्यों? क्योंकि वो बोन्स है या आपको कट है तो ब्लीडिंग हो रही है, दिख रहा है। ये नहीं दिख रहा है, बट ये फिर भी सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। चाहे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, आपका हार्ट हो, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय दैट। एक ब्रेन डेड इंसान कुछ भी नहीं कर पाता है। तो आप जब
इसमें कुछ हो रहा है, उसको अंडररेट कर देते हैं, उसको अंडर वैल्यू कर देते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, थोड़े देर की है या कुछ नहीं हुआ। आप अपने बॉडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन को वैल्यू नहीं देके उसको पीछे ले आते हो कि नहीं नहीं हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, मैं कॉफ़ी पी लूँगा ठीक हो जाएगा, मैं ये कर लूँगा ठीक हो जाएगा। आई थिंक वो चेंज आना ज़रूरी है पर्सपेक्टिव में। और मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि आप एनुअल चेकअप्स लेते हो, डॉक्टर के पास जाते हो बाकी चीज़ों के लिए, आपके जो भी पहचान में जो भी थेरेपिस्ट है, आप उनके पास भी एनुअली भी जा सकते हो। जस्ट यू नो आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक फॉर 1 सेशन, ये चल रहा है मेरे लाइफ में। अगर सब बढ़िया है तो वो बोलेंगे हाँ चलो यू आर डूइंग ग्रेट, कोई बात नहीं, गो अहेड। अगर उनको लगा कि नहीं आई थिंक यू नो व्हाट, आप इस चीज़ पे वर्क कर सकते हो, तो वो आपको बता देंगे कि इस चीज़ पे वर्क करो। सो या आप कोई क्राइसिस सिचुएशन में हो, उसको टालो मत, उसको इग्नोर मत करो, इट्स योर ब्रेन दैट इज़ डीलिंग विद इट। जब और अगेन बहुत छोटा एग्जाम्पल अगर आपको दूँ कि माइंड और बॉडी कैसे रिलेटेड है, जब हम ब्रेन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। आपने देखा होगा कि अगर हमें बुखार होता है तो वो तो फिजिकल बॉडी में हुआ है, बट हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, कोई हमसे बात नहीं करे, हम थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, थोड़ी देर सोने दो, ऐसा हम अकेला अकेला रहना चाहते। वो तो बॉडी में था ना, बॉडी पेन कर रहा था, बॉडी में वीकनेस थी, तो बिहेवियर क्यों चेंज हो रहा था? बिकॉज एवरीथिंग वाज हियर। सिमिलरली जिस दिन आप अपसेट होते हो उस दिन या मेंटली आप उतना एक्टिव नहीं हो पा रहे हो, तो आप देखना आपका फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत स्लो डाउन हो जाता है, आपका एनर्जी लेवल्स आपको बहुत लो लगेगा। सो योर माइंड एंड योर बॉडी इज़ इंटरकनेक्टेड 100%। तो जैसे आप अपने बाकी बॉडी ऑर्गन्स का केयर करते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्किन, हेयर, एनी अदर ऑर्गन, ब्रेन इक्वली डिजर्व्स दैट अटेंशन। तो आप उसे अंडररेट नहीं करें और उसके लिए डेफिनेटली टेक द राइट मेजर्स। प्राची, दिस हैज़ बिन एन अमेजिंग कन्वर्सेशन। बहुत कुछ समझ में आया, सीखने को मिला, एंड आई एम श्योर एवरीवन वाचिंग उनको भी काफ़ी मदद मिलेगी इस पूरे कन्वर्सेशन से। वेरी इंसाइटफुल। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम हमें दिया। थैंक्स टू यू फॉर कॉलिंग मी इन एंड मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, जिससे मैं लोगों तक, अगेन जैसे मैंने बोला, स्टार्टिंग द कॉन्वर्सेशन टुडे, बोथ ऑफ अस वी हैव स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन, एंड आई होप कि ये कंटिन्यू हो और भी लोग इस चीज़ के बारे में बात करें, और जो सफ़र कर रहे हैं वो you know they seek out help. So like I always say, you know, and my brand is also Let's Smile, so I always tell all my clients also, just smile and pass on smile to people. I think that cures majority of the thing. So thanks to you once again, and yeah, let's smile.